ये रामपुर गांव है। यहाँ का वातावरण ऐसा है जो मन को मोह ले। ऐसा लगता है जैसे लोगों के मन की मिठास ने इस गांव को स्वर्ग बना दिया है। ये गांव नहीं, एक परिवार लगता है। पर ना जाने आज ऐसी भी क्या मजबूरी आई कि इस रात के अंधेरे में एक अभागन माँ अपनी नन्ही सी बेटी को इस मंदिर में छोड़ रही है। हे भगवान, मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ ऐसा हुआ। आपने मुझे ये संतान दी ही क्यों जब मैं इसे अपने साथ रख ही नहीं सकती हूँ। आज मुझे मेरी ही बेटी को ऐसे इस हालत में छोड़ना पड़ रहा है। हे भगवान, आप जानते हैं कि मैं इसे यहाँ इसलिए नहीं छोड़ रही क्योंकि मुझे बेटी नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। पर अगर मैं गलती से भी इसे अपने परिवार वालों के सामने ले जाती हूँ तो वो इसे जीने नहीं देंगे। मैं इसे आपको सौंपती हूँ। इसका ख्याल अब आपको ही रखना है। ये आपकी बेटी है। सुबह होने से पहले ही मुझे मेरे गांव वापस जाना होगा। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। बेटा, तुझे दुनिया की सारी खुशी मिले। हे भगवान, ये मेरी नहीं, आपकी बेटी है। बच्ची रोती रहती है, पर ये बेचारी माँ भी क्या ही करती। अपने दिल पर पत्थर रखकर इस बच्ची की माँ अपने गांव वापस चली जाती है। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठारे बनमाली। उस गांव के पुजारी थे श्री त्रिपुरी, जो एक कृष्ण भक्त थे और मंदिर का पूरा भार वो स्वयं ही पूरा किया करते थे। रोज सुबह मंदिर की सफाई करवाना, साज सजावट और पूजा आरती सब उनकी ही जिम्मेदारी थी। हर रोज की तरह ही आज भी वो सुबह सुबह मंदिर जाने को निकल रहे थे। राधे राधे अम्मा। राधे राधे। मंदिर जा रहा? जी अम्मा। हाँ, तो आज अपने लिए भी मांग लियो कि भगवान मेरी भी झोली भर दो, गोद भर दो बहुरिया की। अरे अम्मा। चुप कर। न जाने किस काली रात को इस लड़की से ब्याह करवाई तेरी इससे। एक बच्चे के लिए तरसा दियो इसने। हे गोपाल जी, हे ठाकुर जी, कछु लीला दिखावो अब हमरे लल्ला के जीवन में। शादी के 3 साल हुई गवा, कृपा बरसावो ठाकुर जी। अब आपका इतना दुखी हो रही हैं? अम्मा का स्वभाव नहीं जानती हैं क्या? जानते हैं, पर अम्मा जी कछु गलत भी तो नहीं बोल रहा विना। हमसे शादी को 3 साल हो गए, पर आजू तक आपको संतान का सुख ना मिल पावो है। न जाने हमरे भाग में का है। हाँ, अभी आप बिल्कुल ठीक बोली। हम में से कोई भी नहीं जाने हैं कि ठाकुर जी ने हमारे भाग्य में क्या लिखो है। तो हम सबकी चिंता तो व्यर्थ ही है ना। आप दुखी ना होइए। बच्चे का सुख तो हम सबको है, पर जो मेरे गोपाल चाहेंगे उसमें ही हम सबकी भलाई छिपी है। आप हमारी हिम्मत हैं जी। और आप हमारी प्रेरणा। और जब प्रेरणा दुखी होती है तो याद रखिए केतकी जी, आत्मा हार जाती है। धत, काहे सुबह सुबह ऐसे बोल रहे? जाइए जल्दी, आपके गोपाल जी आपके ही इंतजार में वहाँ मंदिर में बैठे होंगे। ये बात तो है। जितने व्याकुल हम होते हैं उनसे मिलने को सुबह सुबह, उतने ही व्याकुल वो भी उधर होते हैं हमारे लिए। हमें महसूस हो जाता है।
और एक बात बोले तो आज लगता है वो कुछ ज्यादा ही जल्दी हमें बुलाना चाहते हैं। भीतर से हमें ऐसा लग रहा भाई। हाँ तो जाइए, देरी मत करिए। क्या पता उनको कौन सी जरूरी बात आपसे करनी हो आज। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठारे बनमाली। अरे कविता, तू ऐसी क्या बैठी है? आज की रसोई नहीं बनानी? तेरे पिताजी आने ही वाले होंगे और अब तक खाने की कोई तैयारी नहीं हुई है। तुमसे जब तक बोलूं नहीं तब तक कोई काम नहीं करती। अरे माँ, आप इतनी चिंता मत करिए। सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई है ना, तो मैंने दिन में ही थोड़ी ज्यादा सब्जी बना लिया था। अभी बस रोटियां सेकनी बाकी है। ठंड भी कितनी बढ़ गई है। एक काम कर, आज तू जा, बिस्तर पर रजाई ओढ़कर बैठ, मैं रोटियां बना लेती हूँ। नहीं माँ, आज ठंड बहुत है, आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। आप बैठिए, मैं बना लूंगी। कविता की बातें सुनकर उसकी माँ बेटी को प्यार भरी नजरों से देखती है। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरी इस बेटी को मेरी और इस घर की कितनी चिंता रहती है। इस बच्ची ने जीवन भर दुख देखा है। अब बस ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी बेटी की शादी किसी राजा के घर हो जाए, उसे अपने ससुराल में इतना सुख मिले कि वो अपने मायके के सारे दुख भूल जाए। अरे भाग्यवान, भाग्यवान कहाँ हो भाई? जी भीतर ही हूँ, आ जाइए। आंगन में इतनी ठंड है कि हिम्मत ही नहीं हो रही। वहीं दूसरी तरफ शहर में भारद्वाज परिवार की बड़ी हवेली थी। ये वही भारद्वाज परिवार थे जिनकी कई मंदिर और मठ पूरे मथुरा और वृंदावन में फैले हुए थे। इनके पास जितनी संपत्ति थी उससे अधिक थी इनकी कृष्ण भक्ति। इस जय जगदीश हरे, जो लगावे धान तुम्हारे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का। इस परिवार के मुखिया थे श्री गोविंद प्रताप भारद्वाज, जिनको अब अपने इकलौते बेटे आयु के विवाह के बारे में चिंता होती रहती थी। इस परिवार में संस्कार, सिद्धांत और जमीन से जुड़े मूल्यों के कारण इन्हें एक ऐसे परिवार की तलाश थी जहां की नींव भी कुछ इन जैसी ही हो। जिस घर की बेटी इनके घर बहू बनकर आए, वो इस परिवार की भक्ति और परंपराओं को और आगे बढ़ाने का काम करे। पर वक्त के इस बदलते दौर में इन्हें ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी? इस चिंता में श्री गोविंद जी की मानो रातों की नींद ही चली गई हो। क्या बात है सेठ जी, नरेन बेटे के लिए एक से एक रिश्ते आए, आपको कोई पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, बात ये नहीं कि कोई पसंद नहीं आया। असल में मैं अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश है जो इस बदलते दौर में भी अपने पुराने रीति रिवाजों को भी याद रखे, दौलत के नशे में चूर ना होकर परिवार के बारे में सोचे। सेठ जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मेरे पास एक ऐसी लड़की का रिश्ता है। लड़की बहुत ही संस्कारी और सरल है, परिवार भी बहुत सीधा, मेरे ही गांव का है, उसको बचपन से देखता आ रहा हूं। गरीब घर की लड़की होगी, हाँ, पर ईमानदारी में अमीर है। नरेन क्या कहेगा? एक बार देख लीजिए, नुकसान नहीं होगा। कल चलकर लड़की देख लीजिए, फिर बेटे से बात करके ही शादी के लिए भरिएगा। नहीं नहीं, ऐसे किसी की बेटी को देखकर रिश्ते के लिए ना करना सही नहीं होगा। मैं पहले अमित से बात करता हूं, अगर उसकी हाँ हुई तभी लड़की देखेंगे। और सेठ जी ने तुरंत ही रिश्ते की बात करते हैं।
मुझे दिखावे की शादी नहीं चाहिए पापा। आप कहते हैं तो देख लेते हैं। सेठ जी हरिहर पर भरोसा दिखाते हुए लड़की देखने को हामी भरते हैं। अगर तुम जिम्मेदारी लेते हो तो रिश्ता ले जाओ। मैं अपने दोस्त की बेटी के लिए गलत फैसला नहीं होने दूंगा, और आपके लिए मेरी वफादारी अब पिछले 15 सालों से देख रहे हैं। मुझे भरोसा है। अरे हरिहर, तू यहाँ? क्या बात है। अरे भाग्यवान, देखो कौन आया है। हाँ दोस्त, आज तेरे लिए किस्मत खुलने वाली बात करने आया हूँ। मतलब पोचरा देखो। पहले ये बता कि हमारी बिटिया कविता का तूने कहीं रिश्ता देखा है? अभी कहाँ भाई साहब, बिटिया ने पूरा जीवन हमारे साथ इस घर में गरीबी देखी है। अब मैं चाहती हूँ कि शादी ऐसे घर में हो जहाँ उसको ये सब ना देखना पड़े। उसके सारे शौक और अरमान उस घर में पूरे हों। पर किसी अच्छे घर से रिश्ता जोड़ो तो दान दहेज पहले सोचना पड़ता है। मेरी तो इसी बात से चिंता बढ़ती रहती है। तो भाभी जी, समझ लो कि अपनी ये चिंता भी दूर हो गई। हमारी कविता सेठ के बेटे के साथ शादी, हमारी कविता की। पर हरिहर, तुम तो हमारी हालत से वाकिफ हो। हमारे जैसे लोग जिनके पास 2 वक्त के भोजन की भी व्यवस्था नहीं रहती, वो इतने बड़े घर में अपनी बेटी की शादी, मैं तो सोच नहीं पा रहा। सच कहूँ तो मुझे घबराहट हो रही है। इतना बड़ा घर, वहाँ अगर मेरी बेटी के साथ कुछ ऊंच नीच हुई, हम तो उनके सामने कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अरे भाई किशोर, मैं समझता हूँ कि एक बेटी का बाप किस तरह की चिंता में होता है जब उसको अपनी बेटी को विदा करना हो, और तेरी चिंता तो मैं और भी ज़्यादा समझ सकता हूँ। हम पड़ोसी बाद में और जिगरजान दोस्त पहले हैं। जिस तरह मेरे माता पिता के जाने के बाद काकी ने मुझे अपने बच्चे सा पाला, मैं वो सब भूल नहीं सकता। तेरी तो मुझे चिंता ही नहीं है। मुझे पता है कि मेरी बेटी तेरी भी बेटी जैसी है, और तू उसका भी वैसे ही ख्याल रखेगा। बात है कि सब कहते हैं कि अपनी बराबरी में ही रिश्ता करना चाहिए। थोड़े बहुत का फर्क रहता तो इतनी चिंता नहीं थी, पर यहाँ तो राजा भोज और गंगू टेली वाली बात है। बात बराबरी में रिश्ता करने की है ही नहीं, क्योंकि लोग तो ये भी कहते हैं कि रिश्ते ऊपर वाले बनाते हैं, धरती पर तो बस मिलन होता है। और किशोर भाभी जी, आप आंख बंद करके भरोसा कीजिए, इस रिश्ते में जमानत मैं खुद हूँ। भाभी जी, ये रिश्ता पैसों से नहीं, विश्वास से जुड़ा है। हरिहर की बातें सुनकर किशोर और रेशमा समझ जाते हैं कि कविता के जीवन में सुख की बेला है। बात अमीरी और गरीबी की नहीं, बल्कि भगवान की इच्छा की है। वो दोनों इस रिश्ते के लिए सहमति देते हैं, पर उनके लिए ये फैसला आसान नहीं था। एक तरफ बेटी का भविष्य तो दूसरी तरफ समाज का डर, और इस बीच उनका अपनी बेटी के लिए देखे हुए सपने। जी सच बताइए, हम उस घर के काबिल हैं क्या? पता नहीं भाग्यवान, कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता आएगा। डर लग रहा है जी। अमीर लोग गरीब को जल्दी अपनाते नहीं। पर अगर बेटी की जिंदगी संवर जाए तो थोड़ा डर सह लेंगे। कविता चुपचाप आंगन के कोने में बैठी सब सुन रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया तो? अगर मुझे वहां नौकर समझा गया तो? लेकिन अगर सच में मुझे प्यार मिला तो? गरीब बेटी सपने भी डर डर कर देखती है, पर हर लड़की की तरह उसके मन में भी प्यार और शादी को लेकर सुनहरे सपने होते हैं। देखते देखते कुछ समय बीतता है और एक बड़ी सी गाड़ी किशोर के घर के आगे आकर रुकती है।
पूरे गांव में होर मच जाता है। गाड़ी से निकलते हैं। सुरभि कविता को तैयार कर रही होती है। कविता के मन में उत्साह और घबराहट का एक संगम है जो वो शायद किसी से साझा नहीं कर सकती। कविता, आज तो तू बहुत खुश हो गई। अब तक पूरे गांव में ऐसी शादी किसी की नहीं हुई जिसमें किसी की किस्मत इतनी बदल जाए। तू तो झोपड़ी से उठकर शीश महल में जाने वाली है। अरे, अभी शादी तय नहीं हुई, बस देखने आए हैं। पर मुझे पता है कि आंगन में बैठे नरेन बाबू को तो तूने अपना मान लिया है। कविता शर्माते हुए अपनी नजरें नीचे कर लेती है, पर ये बात भी उतनी ही सच है कि नरेन को देखते ही कविता के दिल से ये आवाज आ चुकी है कि शायद ईश्वर ने इसी जोड़ी को बनाया है। यहाँ बात पैसों और दौलत की नहीं, लेकिन उस रिश्ते की है जिसे शायद स्वयं भगवान ने बनाया है, और यहाँ उसका मिलन होने वाला है। कविता अपने हल्के कदमों से आंगन में आती जहाँ सब बैठे होते हैं। नरेन की पहली नज़र जब कविता पर जाती है, तब से ही उसे ये एहसास हो जाता है कि यही वो लड़की है जिसे भगवान ने उसके जीवन में लिखी है। अंदर ही अंदर दोनों खुश हैं, राजी हैं। आहा, कितनी सुंदर लड़की है, गुनी भी लगती है। बहन जी, मेरी बेटी है तो मैं तो तारीफ ही करूंगी, पर आप पूरे गांव पता कीजिए, कोई ऐसा नहीं जो मेरी के लिए कुछ बुरा बोले। काकी जी, मैं इसकी बचपन की सहेली हूँ, मैं इसको सबसे ज्यादा जानती हूँ, और मैं बोल रही कि कमियां तो सब में होती हैं, पर जो उस कमी को माने और उसे सुधारे, उससे बेहतर और कोई नहीं। मेरी ये सहेली हमेशा सबका आदर सम्मान करती है, और सबसे ऊपर कि अगर कोई कमी हो तो इसे वो सुधारने में देर नहीं लगती। भाई, इस बच्ची ने ये बात पते की बोली। कमी वाले इंसान में दिक्कत नहीं है, कमी ना मानने वाले में दिक्कत है। वरना हर इंसान को भगवान ने खूबी और कमी देकर ही भेजा है। बस उसे स्वीकार करके एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश ही असली इंसान की पहचान है। सब में ऐसी ही बातें होती हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। को लगता है दर्द, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है दर्द। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है। इतने में वहां एक व्यक्ति आता है। जी सुनिए, आप ही कविता हैं? पर मैं रौनक, नरेन का दोस्त हूँ। नरेन का नाम सुनकर कविता थोड़ी शर्माती है, पर हैरानी थी कि उसका दोस्त यहाँ क्यों, कि इतने में उसने खुद अपने आने की वजह बता दी। आप सोच रही होंगी ना कि मैं ये कैसे और क्यों ये खत देने आया हूँ। खत? पर भाभी, अभी आप कुछ ज्यादा पूछिए मत, नरेन ने ही दिया है, वो खुद आया है। वो देखिए, गाड़ी में बैठा। कविता नजरें उठाकर देखती है, गाड़ी से एक हल्की शर्म वाली मुस्कान चेहरे पर लिए नरेन बैठ होता है। वो आपको कुछ कहना चाहता था, पर आपसे भी ज्यादा शर्मा रहा है। आप ये खत पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़िएगा भाभी। मैं चलता हूँ, कोई देखेगा तो 10 सवाल करेगा। रौनक वहां से चला जाता है और गाड़ी में बैठ दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। कविता का ध्यान खत पर जाता है। उसे थोड़ी घबराहट होती है कि आखिर खत लिखने की क्या वजह आ गई। वो घबराते हुए अपने घर जाती है। माँ कुछ औरतों से बात कर रही होती है, तो वो चुपचाप अंदर जाकर खत पढ़ने लगती है। सुबह से शाम हो रही है, सो नहीं पा रहा। सुबह सुबह ऑफिस चला जाता हूँ। पापा की फैक्ट्री का भी काम सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि कुछ सही से हो नहीं पा रहा। वैसे आज काफ़ी काम किया, पूरा शहर घूमा, ये देखने की जब तुम आओ तो तुम्हें कहाँ कहाँ ले जा सकता हूँ। माँ पापा हमेशा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, पर मैं समझ नहीं पाता था कि आखिर वो खुद से ज़्यादा मेरे लिए क्यों सोचते हैं। पर समझ रहा हूँ, जब से तुमसे मिलकर आया हूँ, बस तुम्हारे लिए सोचता हूँ। प्यार में ऐसा ही होता है ना,
और तुमसे प्यार हो गया शायद। मुझे नहीं पता ये कैसा उत्साह है, पर अब जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि जिस तरह माँ पापा के ऊपर गर्व करती है वैसे ही तुम्हें भी अपने पति पर नाज हो। मुझे नहीं पता कि मुझे ये खत लिखनी चाहिए थी या नहीं, पर मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मुझे अपने मन की बात कहनी थी और इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता समझ नहीं आया। तुम्हारा नरेन। धीरे धीरे तुम मेरे पास आ गए, सोनी सोनी जिंदगी में खास आ गए। आज मैं किसी की अर्धांगिनी, कल तक बस एक सपना थी। ना बदल गया, घर बदल गया, पर दिल में वही मैं थी। धीरे धीरे तुम मेरे पास आ गए, सोनी सोनी जिंदगी में खास आ गए। न पूछो मैं कौन हूँ, न पूछो तुम कौन हो, किस्मत के लिखे दो नाम एक साथ आ गए। धीरे धीरे तुम मेरे पास आ गए। आज मैं किसी की अर्धांगिनी, कल तक बस एक सपना थी। नाम बदल गया, घर बदल गया, पर शायद अब। मन ही मन अब शैली भी कुंवर के लिए कुछ महसूस कर रही होती है। बोल नहीं रही थी, पर उसका व्यवहार कुंवर के प्रति बहुत मासूमियत भरी, एक पत्नी जैसी होने लगी है। ना ये इजहार है, ना कोई सवाल है, फिर भी दिल बेवजह तेरे पास है। तेरी खामोशी में मुझे सुकून सा मिला, तेरे होने से ही हर डर कहीं खो गया। धीरे धीरे कुछ होने लगा, बिन कहे ही सब समझ आने लगा। तेरे साथ चलना अब अच्छा लगे, तेरी हर बात में अपना